नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का प्योर पॉलिटिक्स। रूस में सेक्स मंत्रालय सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि दुनिया का पहला सेक्स मंत्रालय खुलने जा रहा है। अभी जापान में भी अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा गया। यहां एक नेता ने 25 साल की उम्र तक लड़कियों की शादी को अनिवार्य बनाने की वकालत की और जो लड़की इसके लिए तैयार नहीं होगी उसके लिए कठोर सजा देने की मांग भी कर दी। आबादी ना हो गई, मानो खेतों में आलू सब्जी उगाने की तैयारी हो गई। आबादी पर ऐसी आर पार आज तक हमने सिर्फ अपने ही देश में देखी सुनी थी। हमारे यहां कई नेताओं को हम अक्सर हिंदुओं को 4-4, 8-8 बच्चे पैदा करने की वकालत करते सुन लेते थे। भारत हो या जापान हो या रूस हो, अब हर ओर एक सा शोर नजर आ रहा है। कोई घटती आबादी से परेशान है, कहीं बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की मांग है। चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। सवाल है कि ये नौबत क्यों आ पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जी को फौज चाहिए? बिल्कुल सही सुना आपने। राजा जी की फौज, जितनी बड़ी फौज उतने सपोर्टर, उतने वोटर। मतलब कि सुविधा अपनी, दुविधा दूसरों की। अब आप ये पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात रूस की ही कर लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन को अचानक से आबादी की चिंता सताने लगी है। चिंता इस कदर बढ़ गई कि वहां सेक्स मंत्रालय बनाने तक की बात पहुंच गई। इस पे काम चल रहा है और इससे पहले वर्क प्लेस पर सेक्स के लिए अलग से छुट्टी देने की बात तो वहां पहले ही हो चुकी है। आखिर ये चिंता क्यों बढ़ी? इसके पीछे रूस की आबादी एक बड़ी वजह है। जहां करीब करीब 14 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, युद्ध लड़ने का साजो सामान भी है। लेकिन एक सच ये है कि रूसी अपने बच्चों को अब जंग के मैदान में जाने से रोक रहे हैं, नहीं भेजना चाहते, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1000 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये कब रुकेगी ये कहना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस जंग में हर दिन रूस के करीब करीब 1500 सैनिक मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब रूस में भाड़े के सैनिकों की जरूरत पड़ने लगी है। आपने सुना होगा कि भारत के भी कुछ लड़कों को धोखे से रूसी सेना में शामिल किया गया था और जिनको यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया था। और इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के सैनिकों को भी रूस सेना ने भाड़े के तौर पर तैयार करके इस्तेमाल किया, और जिसमें से करीब 20,000 से ज्यादा वैगनर ग्रुप के सैनिकों ने युद्ध के मैदान में जान भी गंवा दी थी। कहने का मतलब यह है कि भले ही रूस दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश हो, लेकिन जंग के मैदान में लड़ने के लिए लड़ाके कम पड़ने लगे हैं। उसे भाड़े के सैनिकों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि रूसी नागरिक जंग के मैदान में जाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे जनसंख्या बड़ी वजह है, क्योंकि किसी का एक बेटा है, किसी की एक बेटी है, तो अब नागरिक नहीं चाहते कि उनके बच्चे रूसी मैदान में जाएं जंग लड़ने। लेकिन दुनिया के जंग लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको दुनिया से जंग लड़नी है, रंगरूट चाहिए। तो कहीं किसी को मजदूर चाहिए, इसलिए वो बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। तो कहीं किसी को वोट चाहिए, इसलिए वो डर दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी अगर बच्चे पैदा करने में पीछे रह जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक होगा और मुस्लिम बहुसंख्यक। ये देश में जो धर्म के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र हैं, हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या है, धर्म विरोधियों की बढ़ती हुई जो ताकत है, उसको देख करके जैसे वर्तमान में इजराइल अपनी संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए लड़ रहा, वैसे ही हम भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए विचारों की क्रांति खड़ी कर रहे हैं। हमें लड़ना नहीं है, तलवारों से नहीं, हमें विचारों से लड़ना है। बस इसी के लिए पदयात्रा की जा रही है। हिंदू की संख्या कम हो रही है, यहाँ लव जिहाद चल रहा है। हिंदू बहुबेटियों के साथ उनके सिंदूर लगाने पर लोग रोक रहे हैं। आज हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित होगा,
बटेगा तो कटेगा, यही संदेश देने आया। अब बाबा बागेश्वर हो या फिर गिरिराज सिंह या फिर हम और आप हो, इस दुनिया में सबको माँ बाप ने पैदा किया है। यह आबादी भी ऐसे ही बढ़ी। तब लोगों को अपने वारिस की चिंता नहीं थी, लेकिन आज हर माँ बाप के सामने अधिकार, सम्मान, जो शिक्षा का समान अधिकार हो, संसाधन पर समान हक हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबको रोजगार मिले या फिर नहीं, इस बात की फिक्र जाहिर तौर पे रहती। अब माँ बाप को लगता है कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बेहतर तरीके से मिल पाएगा या नहीं, इसलिए बच्चे पैदा करने में झिझक हो गई है। क्या ये बात नेताजी की जुबान पर है, जो धर्म और सनातन बचाने के लिए लोगों को एक ही काम पर लगा देना चाहते हैं और नारा दे रहे हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे 4, 8 और 14 बच्चे होने चाहिए। अब चलिए मान भी लेते हैं कि धर्म और सनातन बचाने के लिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों के सपनों का क्या? कल जब वो बड़े होंगे तो उनके सपने कौन पूरे करेगा? इन बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार कौन देगा? नौकरी की गारंटी कौन देगा? और गारंटी दे भी दी तो क्या नौकरी मिलेगी, या फिर सरकार से मिलने वाले 5 किलो राशन के सहारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा? इन बच्चों को बढ़ती महंगाई और ना पढ़ा पाने की क्षमता से परिवारों को कौन बचा पाएगा? कल जब माँ बाप से यही बच्चे पूछेंगे कि आपने हमको पैदा क्यों किया, तो क्या माँ बाप ये कहेंगे कि हमने तो नेताओं और बाबाओं के सनातन और धर्म बचाओ अभियान के लिए झंडा बरदारों को, जो लोग हैं जो ये सब ज्ञान देते हैं, उनकी वजह से पैदा किया है? ये चिंता सिर्फ धर्म के झंडा बरदारों की नहीं है, बल्कि कुछ हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। हवाला दिया कि देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1.6 है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी बहुत हो जाएगी। सोचिए, जिस देश में बढ़ती आबादी चिंता का विषय बनी हुई है, उस देश की सरकारें भी लोगों को आबादी बढ़ाने के काम पर लगा देना चाहते हैं। और अब हम दो हमारा एक नहीं, बल्कि हम दो हमारे 2 से ज्यादा बच्चे अच्छे, इस तरह के नारे। अब सवाल यह है कि सरकारों को क्या चाहिए? इंसान, या फिर इंसानों में दिखने वाला वोट, या फिर इंसानों में दिखने वाला मजदूर, या फिर इंसानों की आबादी में दिखने वाला बाजार? सोचिए, जिस देश में एक एक सांस के लिए लोग तड़प कर मर जा रहे हैं, जिस देश में बच्चे अस्पतालों में जिंदा जल जाते हैं, जिस देश में सीवर टैंकों में लोग दम तोड़ देते हैं, वहां पर यह बात है आबादी बढ़ाने की। उस देश में आंध्र प्रदेश सरकार जल्दी एक नया कानून लाने वाली है, जिसके बाद वही लोग, केवल वही लोग स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे जिनके 2 या फिर उससे ज्यादा बच्चे होंगे। चंद्रबाबू नायडू के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी यही तरह की बात कही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नए जोड़ों को 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा देश 1-2 तो छोड़िए, एक वक्त था जब इसी देश में 50 के दशक में औसत 6-6 बच्चे पैदा किए गए थे। और ऐसे ही नहीं, भारत की 125 करोड़ की आबादी हो गई थी, क्योंकि तब अपने वारिस की चिंता में परिवारों ने एक ही काम किया। तब चुनौतियां कुछ और थी, लेकिन आज माँ बाप के सामने चुनौतियां कुछ और हैं। भारत में बढ़ती आबादी की चिंता का विषय है, तो अगर ऐसा ना होता तो फिर बेरोजगारों की बेहिसाब भीड़ लाइनों में ना लगी होती, छोटी छोटी भर्तियों के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती। क्या ये भारत जैसे देश के लिए चिंता का विषय नहीं है? ये सुनने में अच्छा लगता होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, कोई और कहता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन भारत दुनिया में राज करेगा, ये सुनने में बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। भारत एक महाशक्ति बनेगा, भारत का दुनिया में आज डंका बज रहा है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? हमारी ही पड़ोसी देश चीन, उनसे बढ़ती आबादी के साथ तरक्की की उन्होंने, साजो सामान के साथ बाजार बने, तो उसने अपने लिए दुनिया में बाजार बनाया भी।
उसने बाजार से सामान खरीदा तो उससे ज्यादा सामान बेचा भी। अब भारत की सच्चाई सुनो। भारत आज 125 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के लिए बाजार तो बन गया, लेकिन क्या दुनिया में भारत ने खुद के लिए बाजार बनाया जहां वो अपना सामान, अपना प्रोडक्शन, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेच सके? क्या जिस तरह चीन भारत से सबसे ज्यादा चाइनीज माल बेचता है, उसी तरह भारत मेड इन इंडिया के बैनर तले उस चीन में अपने लिए बाजार खोज पाया? यह बात सिर्फ चीन के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब भी भारत की तरफ इसलिए ही देख रहे हैं क्योंकि उनको बड़ी आबादी में बाजार दिखता है। भारत की ताकत है 125 करोड़ लोगों वाली आबादी। यहां मजदूर भी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो भारतवंशी दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहे हों वो विश्व गुरु का नारे लगाने से भारत वापस लौट आएंगे, क्योंकि भारत ने उनके मुताबिक ना तो विकास किया, ना तो संसाधन उपलब्ध कराए, और ना ही इतना पैसा दिया। इसीलिए नौकरी ढूंढते ढूंढते, बिजनेस ढूंढते ढूंढते वो दूसरे देशों में चले गए और ना अब वापस लौटे। सवाल है कि जब भारत संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, आर्थिक तरक्की के रास्ते में आबादी सबसे बड़ा रोड़ा है, तब क्या भारत मजदूरों का बाजार बनकर विश्व गुरु बन पाएगा? अगर ऐसा होता तो चीन अब तक दुनिया में राज कर रहा होता। आज भी अमेरिका करीब करीब 33 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन वो दुनिया का सबसे ताकतवर है। उसके पास दुनिया को कंट्रोल करने के लिए पैसा है, युद्ध लड़ने के लिए तकनीक है, और दुनिया में अपने साजो सामान बेचने के लिए बाजार भी है। और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ है जो लोगों की जरूरत है, क्योंकि उसने आबादी को हथियार नहीं बनाया, बल्कि दुनिया में राज करने के लिए उसने क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स तैयार किए। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंसानों की मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया। दुनिया भर में 1.74 CR यहूदी हैं, 1.25 करोड़ यहूदी। ये जनसंख्या किसी भी धर्म के आधार पर सबसे कम है। ये सिर्फ इजराइल में बहुसंख्यक है, लेकिन कमाई और संपत्ति के मामले में यहूदी किसी से पीछे नहीं है। ज्यूइश बिलियनर 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 267 यहूदी अरबपतियों के नाम में शामिल हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ 1.7 ट्रिलियन डॉलर बताई गई। तो भारत की कुल जीडीपी का करीब 60% थी। इनमें से मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन और लैरी पेज जैसी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। जो यहूदी हैं, उन्होंने कभी 4, 8, 10, 14 बच्चे पैदा करने में समय बर्बाद नहीं किया। अगर भारत में देखें तो पारसी समुदाय का जिक्र कर लेते हैं, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 57,274 है। उसमें एक नाम रतन टाटा का भी है, जिन्होंने टाटा एम्पायर को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब सोचिए, क्या जनसंख्या ज्यादा जरूरी है या फिर सुख, शांति और समृद्धि? खैर, यह चिंता सिर्फ भारत की ही नहीं है, बल्कि बढ़ती आबादी को थामने के लिए 80 के दशक में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। इससे आबादी तो थम गई, लेकिन बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ने लगी। बाद में चीन ने 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। यह पता है क्यों किया गया? क्योंकि चीन अब उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां मजदूरों की कमी है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, जिसको पूरा करने के लिए चीन में ज्यादा बच्चे पैदा करने का दबाव अब बढ़ रहा है। इसलिए इस तरह की पॉलिसी आई। अब ऐसी समस्या सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की भी इसी तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं। और इसका असर ये हुआ कि रूस जैसे देश, जो आजकल युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसे युद्ध लड़ने के लिए लड़ाके चाहिए। तो क्या इसीलिए रूस में हाल ही में सेक्स एट वर्कप्लेस का प्रस्ताव रखा गया? इसके तहत लोगों को सुझाव दिया गया कि ऑफिस में लंच या कॉफी ब्रेक को लेकर आबादी बढ़ाने के उससे मदद मिलेगी। आप उस समय भी समय दिया गया लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। अब देखिए, 5 दशक पहले पॉल एलरिच ने अपनी किताब में जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि लोग भूखे मरेंगे और पृथ्वी मुर्दों का ग्रह बन जाएगी। उनकी इस किताब ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी,
लेकिन अब क्या हो रहा है उसका एकदम विपरीत। ना तो पृथ्वी मुर्दों का ग्रह बन रही है और ना ही भूखे और बेरोजगारी पर चिंता जताई जा रही है। बस एक ही काम पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे ज्यादा अच्छे, और इसको लेकर एलन मस्क भी 2 साल पहले घटती आबादी की चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या से गिरती बर्थ रेट होगी और इसीलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी। खैर, ये चिंता दुनिया वालों की कम होने वाली नहीं है, क्योंकि भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन भारत की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पॉपुलेशन कंट्रोल और बच्चों के जन्म दरों में कमी आ रही है। और इसके पीछे लोगों की चिंता शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाएं हैं। हम और आप सोच लीजिए, एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं और जो आज प्राइवेट स्कूलों की फीस है, शायद दूसरे बच्चे को उस तरह से भेजना या दूसरा बच्चा पैदा करना आपके और हमारे लिए चिंता की बात है। क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट की बात बताते हैं, वो क्या बात करती है। भारत में 50 के दशक में एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो साल 2000 तक गिरकर 3.4 हो गई। जबकि इस वक्त की बात अगर की जाए तो भारत में जन्म दर 2 तक पहुंच गई है और 2050 तक ये गिरकर 1.7 तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में घटते जन्म दर को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की थी और जिसमें बताया गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होने वाली है, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह है 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। अब ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया भी घटते जन्म दर से हैरान है और इसीलिए अपने अपने देश में जन्म दर घटाने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पर समाधान क्या है? क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या बच्चे पैदा करने के बाद उन बच्चों के लिए दुनिया भर की सरकारों के पास कोई एक्शन प्लान है? क्योंकि आने वाले वक्त में अगर भारत और चीन जैसे देशों में आबादी घटी तो फिर ना तो दुनिया को बड़ा बाजार मिल पाएगा और ना ही मजदूरों की खेप दूसरे देशों की तरफ भागेगी। तो क्या यही वजह है कि दुनिया भर के देश आबादी बढ़ाने और उसको प्रोत्साहित करने की तरफ बढ़ रहे हैं? दरअसल साइंस जर्नल लेसेंट ने इसी साल मार्च में एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट में 1950 से 2021 तक 2004 देशों में जन्म दर का विश्लेषण भी किया गया। इस रिपोर्ट के आधार अनुमान लगाया गया कि 2100 तक जो जन्म दर बर्थ रेट में बहुत कमी होगी और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 2050 तक दुनिया की 3/4 देश ऐसे होंगे जहां जन्म दर औसत से भी कम होगी और 2100 तक दुनिया के 97% देश ऐसे होंगे जहां पर जन्म दर औसत से भी कम होने वाली है। लेसेंट में छपी स्टडी बताती है कि आने वाले समय में दुनिया के सिर्फ 6 देश ऐसे होंगे जहां फर्टिलिटी रेट 2.1 या इससे ज्यादा होगी। इसमें कौन से देश हैं? सामोआ, सोमालिया, टोंगा, नाइजीरिया, चाड और तजाकिस्तान है। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं और अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट अफ्रीकी देशों में है। स्टडी के मुताबिक 2021 तक दुनिया के हर 4 में से 1 बच्चा अफ्रीकी देश में पैदा हो रहा है और साल 2100 तक हर 2 में से 1 बच्चा अफ्रीकी होगा। जाहिर है आबादी कितनी भी हो ये एक संजीदा विषय है, लेकिन ये साफ है कि दुनिया भर के नेताओं में आबादी बढ़ने की चिंता अपनी अपनी सुविधा की राजनीति से जुड़ी हुई है।